जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के न्यू बैच यानी 2023 से 2024 के लिए ये जो फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, इसका थर्ड लेक्चर आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और एक चीज़ आप सबको हम बता दें कि इस समय महामना इंस्टीट्यूट के सभी नए बैच शुरू हो गए हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, यानी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सबके क्लासेस शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर साइंस आर्ट कॉमर्स सबके बैच चल रहे हैं, इसलिए आप लोग शीघ्रता करें और तुरंत यहाँ आप एडमिशन ले लीजिए। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ वाराणसी के जो जाने माने अध्यापक हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या सोशल हो, हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ यहाँ क्लास लेते हैं। इसलिए अतिशीघ्र आप तुरंत एडमिशन ले लें। और चलिए फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं और अब हम शुरू करते हैं आपका फिजिक्स का लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण, पिछले लेक्चर में आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया था और फिर गोलीय दर्पण के बाद आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण सबके बारे में आपको बताया गया था। इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को पहले हम लोग देख लेंगे और इसके बाद तब जाकर के हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है और फिर उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी डिफिनीशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे वक्रता केंद्र। जो पहली डिफिनीशन है हम आपको बताने जा रहे हैं और पहली डिफिनीशन है वक्रता केंद्र। हम यहाँ पर उदाहरण अवतल दर्पण का लेकर के बताएंगे और फिर जहाँ उत्तल दर्पण की आवश्यकता होगी इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। और आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की जानकारी अच्छी तरह से है। तो चलिए वक्रता केंद्र यानी हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, आपको बताया गया था। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, केवल हम वक्रता केंद्र की डिफिनीशन समझाने के लिए हमने आपको बताया। तो हम उदाहरण, जैसा कि हमने कहा था कि अवतल दर्पण का हम उदाहरण ले करके बता रहे हैं। और आपको पता है ना कि अवतल दर्पण के उत्तल पृष्ठ पर पालिश लगी हुई होती है। ये अवतल दर्पण है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक समझना है हम लोगों को वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या है। समझिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है और वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। तो ये वक्रता केंद्र की डिफिनीशन रही। क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या। डिफिनीशन याद करते जाइए, अभी हम पूछेंगे भी आप सभी लोगों से।
तो अब देखें, अब हम लोग वक्रता त्रिज्या दूसरी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। ये वक्रता केंद्र की डिफिनीशन रही। डिफिनीशन को एक बार और अच्छी तरह से समझ लें कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है, और यह गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग वक्रता त्रिज्या को देखेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या है, इसको देखा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसको हम लोग समझ लें। समझिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही, गोले की त्रिज्या, ये है गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को ही हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को किसी किताब में स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, किसी बुक में जो है कैपिटल आर से प्रदर्शित किया गया है। तो स्मॉल आर हो या कैपिटल आर हो, आप ध्यान में रखे रहिए। चलिए, वक्रता त्रिज्या को हम यहाँ स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये स्मॉल आर है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जो अगली डिफिनीशन, ये सब डिफिनीशंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगली जो डिफिनीशन हम लोगों को देखना है वो है ध्रुव। ध्रुव के बारे में हम लोगों को समझना है। ध्रुव का मतलब पोल। तो पोल क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को देखना है। समझिए आप, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, तो जानते हैं परावर्तन कहां से कहां तक होता है, जहां से जहां तक पालिश लगी होती है, पालिश यहां से यहां तक लगी हुई है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को याद रखे रहिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, और इस ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी डिफिनीशन, इन डिफिनीशन को जानना जरूरी है और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या है, निम्न में से वक्रता त्रिज्या है, तो 4 विकल्प दे देगा, 4 विकल्प में से बताना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प है। तो अब हम लोग ध्रुव को देख चुके हैं और अब हम चौथी डिफिनीशन देखेंगे। चौथी डिफिनीशन है आपकी मुख्य अक्ष। चौथी डिफिनीशन है मुख्य अक्ष, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं समझिए आप, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इस रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। ये अगली डिफिनीशन होगी, गोलीय दर्पण का द्वारक, या लिख सकते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। तो
ये है एपर्चर ऑफ मिरर, गोलीय दर्पण का द्वारक। किसे कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक? तो जरा इसको ध्यान पूर्वक देखें। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल का व्यास का मतलब क्या? अगर यहां से इसको हम मिला दें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो अब नेक्स्ट जो डिफिनीशन होगी वो होगी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, जरा ध्यान पूर्वक देखें। सपोज कीजिए ये मुख्य अक्ष है। अब देखिएगा आप, मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण चल रही है। तो एक प्रकाश की किरण चल रही है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है और दर्पण के किसी बिंदु से टकराती है। टकराने के बाद इसका परावर्तन हो जाता है और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को मिलती है उस बिंदु को ही हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम बनाना चाहें तो देखें, एक और प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चली है और यह प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है। फिर एक दूसरी प्रकाश की किरण को देखें हम, यह प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, फिर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है। इसके बाद एक दूसरी प्रकाश की किरण और हम दिखा सकते हैं। यह दूसरी प्रकाश की किरण, इसका भी अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर, और देखिए ये मुख्य अक्ष से भी होकर के प्रकाश की किरण जाती है, लेकिन मुख्य अक्ष के अनुदिश, यानी जिस दिशा में मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अनुदिश चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है और टकराती है तो जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के अनुदिश चलती है ना, ध्रुव से टकराने के बाद यह उसी पथ पर वापस आ जाती है। अब इसके बाद तो मुख्य फोकस की क्या डिफिनीशन रही कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को मिलती हैं उस बिंदु को ही हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो अवतल दर्पण था। अगर यही उत्तल दर्पण हो तो इसकी क्या स्थिति होगी, जरा उसको भी देख लें। ये तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हम लोगों ने देखा। अगर उत्तल दर्पण हो तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा, इसको भी जरा हम लोग देख लें। तो ये देखें, ये है उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के अवतल पृष्ठ पर पालिश लगी हुई है।
जब अवतल पृष्ठ पर पॉलिश लगी होगी तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह उत्तल पृष्ठ से होगा, और प्रकाश का परावर्तन जब उत्तल पृष्ठ से होगा तो उस स्थिति में वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये जो है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को हम दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा सीधा होना चाहिए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह अभी भी टेढ़ा है, रुक जाइए, आपसे बनाते हैं। ये तो अवतल, ये तो उत्तल दर्पण है, और फिर इसका जो मुख्य अक्ष है ये इसका मुख्य अक्ष है। चलिए अब इससे ज्यादा सीधा नहीं हो पाएगा, ये मुख्य अक्ष है। अब देखिए क्या होता है, अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही, देखिए एक प्रकाश की किरण चली, तो जब प्रकाश की किरण चलती है और प्रकाश का जब परावर्तन होता है ना उत्तल दर्पण के द्वारा, तो परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण ऐसे वापस लौट जाती पीछे की तरफ, और फिर इसी प्रकाश किरण को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यह वास्तविक प्रकाश की किरण नहीं होती है, तो वास्तविक प्रकाश की किरण नहीं होती, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जहां पर वास्तविक प्रकाश की किरण तो देखिए यहां से आई और टकरा करके यहां चली गई, ये ना वास्तविक प्रकाश की किरण थी। तो यहां पर जो आभासी प्रकाश की किरण होती है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और इसके बाद एक दूसरी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, और यह प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से टकराती है, और उत्तल दर्पण से टकराने के बाद देखिए ये वापस रिटर्न हो जाती है। तो वापस तो चली जाती है, लेकिन इस प्रकाश की किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो एक प्रकाश किरण तो चलेगी यहां से मुख्य अक्ष के अनुदिश चलेगी, और मुख्य अक्ष के अनुदिश चलेगी, ये ध्रुव है, तो टकरा करके फिर रिटर्न हो जाएगी। अब एक दूसरी प्रकाश की किरण चलेगी, याद रख रहिएगा मुख्य अक्ष के अनुदिश चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकरा करके वैसे ही वापस लौट जाती है जैसे आगे गई होती है। अब यहां पर एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो टकराई और उत्तल दर्पण से टकराई, और उत्तल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हुआ। जब परावर्तन होता है तो देखें यह प्रकाश की किरण ऐसे आगे बढ़ती है, और फिर यहाँ से एक दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण यह भी परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण पीछे की तरफ आ जाती है, और फिर इस प्रकाश किरण को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो अब ये प्रकाश की किरण यानी कुल मिलाकर के डिफिनीशन क्या रहा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को मिलती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य फोकस हो जाएगा, याद रखे रहिएगा। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष बाईं ओर होता है, यानी दर्पण के सामने होता है, मुख्य अक्ष नहीं फोकस, मुख्य फोकस, ध्यान समझ लीजिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उत्तल दर्पण के पीछे के तरफ होता है। इसको आप याद रख रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फोकस दूरी को। फोकस दूरी किसे कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट डिफिनीशन देखने जा रहे हैं, और ये है
फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसे कहते हैं समझ लीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है ये फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी P से F के बीच की जो दूरी होगी वही फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कोई भी दूरी हम मापते हैं तो हमेशा गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, जिस दिशा में प्रकाश की किरण चल रही है उस दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। प्रकाश के चलने के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो अब देखें, ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है यह फोकस दूरी होती है। जरा आते हैं हम अवतल दर्पण पर, तो प्रकाश की किरण चल रही है बाएं से दाएं और दूरी हमेशा मापते हैं ध्रुव से। तो ध्रुव से दूरी मापेंगे तो प्रकाश की किरण चल रही है इधर से और दूरी हम मापेंगे इधर से, यानी प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में। तो प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यही वजह है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्योंकि ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी होती है और यह दूरी प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में मापी जाती है, इसलिए यह दूरी ऋणात्मक हो जाती है। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण पर। तो देखिए, प्रकाश की किरण चल रही है इधर यानी बाएं से दाएं की तरफ और दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है और फोकस है यहां। तो यह ध्रुव से फोकस की दूरी प्रकाश के चलने के ही दिशा में, प्रकाश भी चल रहा है उसी दिशा में और दूरी भी माप रहे हैं हम उसी दिशा में। तो प्रकाश के चलने की दिशा में मापी जाने वाली दूरी धनात्मक होती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये पॉजिटिव होती है। इसको आप सभी लोग याद रखे रहेंगे, याद रहेगा सबको ना? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद रखे रहेंगे और बढ़िया से आप तैयार रखेंगे। ये सारी चीजें आपको तैयार होती रहेंगी और आप सभी लोग तैयार करते जाएंगे। तो वीडियो देखने वाले तो केवल वीडियो देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पढ़ेंगे वो वीडियो भी देखेंगे और नोट भी तैयार करेंगे। और अगर बढ़िया से आप तैयार करते जाएं तो हमारी गारंटी है, जैसे इस साल बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया बना है वैसे आप लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा बनेगा और साइंस में बहुत बढ़िया नंबर आएगा आप लोगों का। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, हम आपको बता दें कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो देखिए, फोकस दूरी को तो स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया गया हो या कैपिटल आर से प्रदर्शित किया गया हो, तो वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है यही फोकस दूरी के बराबर होता है। इसको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखे रहें। तो ये जो है
गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी और इनको हमेशा याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी, कि दूरी हमेशा गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और प्रकाश के चलने की दिशा में मापी जाने वाली दूरी धनात्मक होती है, जबकि विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट जो हमारे क्लास में भी हैं, क्लास में भी ढेर सारे स्टूडेंट हैं, और हमें उम्मीद है कि जो बाहर के बच्चे जो वीडियो देखेंगे वो भी ढेर सारे स्टूडेंट होंगे। तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयार करते रहें। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स बहुत अच्छी तरह से तैयार हो, आपका 10th के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आए, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि नए बैच, सभी नए बैच शुरू हो गए हैं। 9th से लेकर के 12 तक यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच शुरू हो गए हैं। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर मोस्ट वेलकम।